सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 59 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से। और इसमें हम अब समझ रहे हैं पाठ विकास को और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि अब हमारा 10वीं क्लास का कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है। तो हम पिछले पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज इसमें हम 1 अंक वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आते ही हैं, या इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं और इनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। देखिए, जब हमने पाठ समझा था तब हमने भी इस बात पे चर्चा की थी कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, क्योंकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो उनकी बेहतर व्यवस्था है। वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बढ़िया हैं, इसलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। कोई एक कारण बताइए। आपको क्या लगता है? अगर हाँ तो भी कारण बताना है, नहीं तो भी कारण बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रहा इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। इसमें आएगा इस तरह से, इसको लिखना है असमानता, वहाँ असमानता लिखा है, असमानताओं। थोड़ा सा कई बार लिखने में गलती हो जाती है, असमानताओं लिखना है आपको, क्योंकि इससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। देखिए, आय की असमानताओं, अगर आपको याद हो तो जब हमने पाठ समझा था तो हमने उसमें एक उदाहरण समझा था कि जिसमें ये बताया गया था कि 4 लोग तो कम कमाते हैं और एक कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, लेकिन उनकी औसत आय सबकी बराबर आती है। तो आय में असमानता होते हुए भी हमें पता नहीं चलता, इसलिए औसत आय के आधार पर भी विकास की गणना करना सही नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है कि बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। तो देखिए, कथन क्या है कि कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोयला नवीकरणीय नहीं है, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसलिए ये जो वाक्य है बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास लक्ष्य होने की संभावना है। याद रखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए विकास का लक्ष्य कौन सा होगा? उच्च साक्षरता दर, या उच्चतम समर्थन मूल्य, उसकी फसल के लिए मिला जाने वाला मूल्य, या विदेश में बच्चों को बसाना, या फिर मजदूरी में बढ़ोतरी होना। तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका उत्तर जो है वो होगा डी, मजदूरी में बढ़ोतरी, क्योंकि वो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, इसलिए उसका लक्ष्य ये होगा कि उसको जो मजदूरी, क्योंकि वो किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, तो उसका जो लक्ष्य है वो यही होगा कि मजदूरी में बढ़ोतरी हो। फिर पांचवा प्रश्न है कि खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में की पूर्ति करनी है और ये बताना है कि भारत के खालिस्तान में राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो भारत के बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। फिर इसके बाद एक प्रश्न ऐसा भी आएगा 1 नंबर वाला कि रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य तो दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ गलती कर रखी है और ख़ास तौर से उसको गलती को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया। तो आपको इसका मतलब उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखना है और दोबारा से वाक्य को लिखना है। तो आप देखिए कि एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं, उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है, यानी नहीं, गलत है। उसे हम विकसित देश के रूप में
जानते हैं, यानी उसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। देखिए पिछली वर्कशीट में जो पिछला लेसन की पुनरावृत्ति की थी उसमें भी ऐसा प्रश्न था कि नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखिए। तो मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था। इसमें क्या है, आप कथन और कारण दोनों को बार बार पढ़ के देखिए, कम से कम 2-3 बार, तो आपको समझ में आएगा। तो इसकी जो ऑप्शन दे रखी हैं वो ऑप्शंस क्या दे रखी हैं कि कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। एक ऑप्शन तो ये होती है, यानी दोनों सही हैं और इसमें दोनों में मैच होता है। फिर दूसरा है कि कथन ए और कारण दोनों सही हैं लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। तो देखिए इसमें अगर सिंपल आप समझें कि पहले का मतलब है कि दोनों सही हैं और दोनों में मैच होता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। दूसरा है कि दोनों सही तो हैं लेकिन आपस में मैच नहीं होता, यानी कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। फिर सी है कि ए वाला सही है और आर गलत है, और चौथा है कि आर सही है और ए गलत है। तो ये इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि कारण आर सही है लेकिन कथन ए सही नहीं है, यहाँ पर आएगा। तो देखिए अब आप इन दोनों को ध्यान से पढ़िए। ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और दूसरा इसका कारण लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो ये बात दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कारण और कथन दोनों ही सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना या जरिया सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखिए सिंपल भाषा में ये है कि एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तुओं का मतलब ये होता है जो रेडी टू यूज वस्तुएं होती हैं, वो और सेवाओं, उन सब का मूल्य जो होगा कुल मिला के उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और इसको मापने का जरिया ही जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि इसका मतलब है कि देश की सीमा के अंदर और एक वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में जितने भी तीनों क्षेत्रकों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में अंतिम वस्तुएं बनी और सेवाएं बनी, उन सबको मिला के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसको मापते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, राशन की दुकान लोगों की पोषण स्थिति को बनाए रखने और कम लागत पर भोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो देखो राशन की दुकान जो है लोगों की पोषण स्थिति को बनाए रखती है, यानी सरकार की तरफ से जितना ज़रूरी होता है पोषण के लिए वो उनको देती है और कम लागत पर उनको भोजन उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से वो लोगों की मदद करती है। और आखिरी प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो संस्था है UNDP, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स पाइए। लेकिन अगर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।